मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। सभापति महोदय अशफाकुल्ला खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और सर मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? सर 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। एक आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा? अरे भाई जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पे साइन कर लिए थे, या कागज सही था आप खोखला करने की बात है? मैं पूछना चाहता हूं जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैक डेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है। दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होंगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर,
कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी। मगर और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है। 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों, सेकुलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया, तो नरसिम्हा राव के जमाने में 95 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं। शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से, और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है, सर मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें, बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ डेथ थी, और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि चलिए बोलिए। फौजिया खां, प्लीज वन सेकेंड, माइक इज देयर। यस, ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है। ये बात आपको एक्सपंज करना होगा सर, ये बात को। एक ऑनरेबल मेंबर, if you would carefully go through what Sudhanshu has said, I am sure you will appreciate his spirit. Just think for a moment. He has not cast any aspersions. Sudhanshu, go ahead. टाइम में जवाब दूंगा, और उसके बाद ये हमारा सदन माने ना माने, जो देख रहे होंगे उनके लिए कहना चाहता हूं, सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1 second.